है। हाँ माइक ऑन है। अच्छा कल वाली क्लास याद है? रेस्पिरेशन स्टार्ट करा हुआ तुमने, ठीक है, रेस्पिरेशन तुम्हारा स्टार्ट करा हुआ है और तुम्हें रेस्पिरेशन ऑफ, मैंने एनिमल्स का भी स्टार्टिंग बता दिया था, प्लांट्स का बता दिया था, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है पूरी वो भी बता दी थी, याद है? और जो बचा हुआ टॉपिक था हमारा दैट इज़ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आज की क्लास में यही करने वाले हैं कि रेस्पिरेशन, प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में इस टॉपिक से उठ के आ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, देखो तुम्हें ये भी बता चुका हूँ कि प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होती है वो किसके थ्रू होती है, तुम्हारी या तो रूट्स के थ्रू होगी, या तो स्टेम्स के थ्रू होगी, या तो फिर लीव्स के थ्रू होगी, और वहाँ पे पोर्स रहते हैं स्टोमेटा जिसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। अब मैंने तुम्हें एक चीज़ उसमें बताई थी, अगर मैं बात करूँ, देखो अगर प्लांट्स में मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूँ और रेस्पिरेशन की बात करूँ, दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो दोनों प्रोसेस अलग हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दिन के टाइम पे भी रेस्पिरेशन मैंने कहा होती है बट वो एक नेग्लिजिबल है, क्योंकि उस टाइम पे होता है पता क्या है, प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, अपना खाना बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन को लिबरेट कर रहे होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड भी करते हैं बट उस अमाउंट में नहीं करते, इसलिए दिन में जो रेस्पिरेशन रहती है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, सिंपल, कि वो खाना लेगा, खाना अपना बनाएगा, क्या लेगा तुम्हारा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये चारों लेगा और अपना क्या बनाएगा, खाना बनाएगा। इस प्रोसेस को कहा जाएगा फोटोसिंथेसिस। और वो जो खाना होगा, जो ग्लूकोज बना होगा, उसको स्टोर करेगा किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, स्टेम्स में, ये बेसिक पता है। बट रेस्पिरेशन प्रोसेस में इसका उल्टा है। तुम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते क्यों हो, ताकि जो फूड जो तुमने लिया ऑक्सीजन उसके साथ मिले, उसको ऑक्सीडाइज करे, उसमें से एनर्जी को रिलीज करवाए। तुम इस चीज़ को क्या बोलते हो, रेस्पिरेशन बोलते हो। कल की क्लास में बहुत अच्छे से तुम इस रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझ चुके हो। मतलब तुम्हें अगर मैं बात करूं, सिंपल समझाऊं, बिल्कुल सिंपल, उसके बाद ये पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, C6H12O6, मतलब ये तुम्हारी जो फूड है, ये फूड है, जो एक प्लांट है, प्लांट की बात करूं चाहे एनिमल की बात करूं, ये क्या है तुम्हारा फूड। अब इसमें होगा क्या, ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन ऐड होगी, और ऑक्सीजन मैंने कहा डिफ्यूज होता है फूड, तुम्हारा फूड डिफ्यूज होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा, और टूट के क्या बनेगा, CO2 बाहर जाएगी, CO2 बाहर जाएगी, जैसे तुम सांस लेते हो CO2 बाहर जाती है, CO2 बाहर जाएगी, प्लस वाटर प्लस एनर्जी, प्लस के जाती है एनर्जी जाती है, जिसको तुम क्या बोलते हो, ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। और वो जो पूरी प्रोसेस ये होती है ना, इसी को क्या बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है। मतलब इसमें जो तुम्हारे ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ना, ये जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ये कार्बन कंपाउंड इसमें टूटते हैं, ये हमेशा याद रखना, कार्बन कंपाउंड टूटेंगे, एनर्जी रिलीज होगी, इसी की एनर्जी, इसी जो रिलीज होती है, इसी को पूरे की पूरी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। कल की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हो। अब बात करते हैं प्लांट्स में। प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो होती है वो किस किस, तुम्हारा जो ऑर्गन जो है, स्पेशली अगर मैं बात करूँ लीव्स, स्टेम और रूट्स, तीनों के थ्रू रेस्पिरेशन कैसे होती है वो आज की क्लास में पढ़ने वाले। तो क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स लाइक अदर एनिमल्स ऑल्सो रेस्पायर, मतलब जैसे एनिमल्स तुम्हारे रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और फूड की ऑक्सीडेशन टू रिलीज एनर्जी, वो प्रोसेस करते हैं कौन, एनिमल्स। वैसे ही प्लांट्स भी ये प्रोसेस करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए। द प्लांट्स गेट्स एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, इन विच ग्लूकोज फूड ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। यही प्रोसेस मैंने तुम्हें यहाँ करवाई। ग्लूकोज जो है तुम्हारा जो फूड है ऑक्सीडाइज होगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी तुम्हारी क्या होगी, रिलीज होगी। इसी पूरी प्रोसेस को कहा जाएगा रेस्पिरेशन। कहता है दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर कैरिंग आउट इट्स वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, और यही एनर्जी प्लांट यूज करता है ताकि जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारे के सारे वो अपने फंक्शन जो परफॉर्म कर सके। दस लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स प्लांट आल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल। द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स डिफर फ्रॉम द दैट ऑफ एनिमल। देखो
एनिमल्स और प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का टेक्निक है वो डिफरेंट है। एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स लाइक इंटरनल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कर रहे हैं। इंटरनल में तुम बात करो, एक्सटर्नल की बात करो तो एक्सटर्नल में सिंपली ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज। बट इंटरनल रेस्पिरेशन की बात करो एनिमल्स में तो फूड का ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की एडिशन के साथ। ठीक है, दोनों में फ़र्क कल की क्लास में बड़े अच्छे से समझा चुका हूँ, एरोबिक एनारोबिक समझा चुका हूँ, तो कल वाली क्लास मत भूलना। इन अदर वर्ड्स, इन प्लांट्स each part can independently take oxygen from air come in and utilize it to obtain energy and give out carbon dioxide. एनिमल्स में सिंपल है, नाक से तुम्हारी ऑक्सीजन तुम इनटेक करोगे एंड जो आउटटेक करोगे वो कैसे, इसी ऑर्गन से करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में तुम लीव्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर पा रहे हो, तुम स्टेम के थ्रू भी कर पा रहे हो एंड तुम रूट्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर पाते हो इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन पहले बात करते हैं, रेस्पिरेशन इन लीव्स। बात चाहे तुम लीव की करो, चाहे तुम स्टेम की करो, चाहे तुम रूट की करो, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एक चीज़ याद रखना कि खाना जो होगा, जो होगा, फूड ऑक्सीडाइज होगा एंड एनर्जी रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ। चाहे वो रेस्पिरेशन चाहे तुम्हारे लीव से हो रही है, चाहे स्टेम से हो रही है, चाहे तुम्हारी रूट से हो रही है, बट प्रोसेस हर जगह सेम ही रहेगा। तो अगर मैं लीव्स की बात करूं तो टिनी पोर्स जो प्रेजेंट रहते हैं दैट इज नोन एज स्टोमेटा। ठीक है, उसके थ्रू होता क्या है कि तुम्हारी ऑक्सीजन जो रहेगी या कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी उसका एक्सचेंज होगा। तो गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू होगा, यहाँ पे लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, दिस हैपन्स एज फॉलोज, ऑक्सीजन आएगी, एंटर करेगी लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, फिर सेल तक पहुंचेगी। ठीक है, और फूड क्या करेगी, फूड को क्या करेगी, डिफ्यूज करेगी, फूड को तोड़ेगी किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो है ये यूज करेगा रेस्पिरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देगा, प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही डिफ्यूजन वाली प्रोसेस तुम्हारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बात खत्म। सिंपल यहाँ पे यही है कि स्टोमेटल पोर्स होते हैं तुम्हारे, स्टोमेटा पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग द एक्सचेंज, और रात के टाइम पे ये पोर्स होते हैं ओपन होते हैं ज़्यादा, ताकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो सके। रात के टाइम पे प्लांट्स क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन। दिन के टाइम पे भी करते हैं बट नेग्लिजिबल है, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो खाना बना रहे होते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे होते हैं, तब के टाइम पे वो नेग्लिजिबल हो जाती है। बट नाइट में उनकी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो पीक पे होती, चल रही होती, इसलिए कहा जाता है कि प्लांट्स के पास नहीं जाना रात में। इन फोटोसिंथेसिस, थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस वाला समझ लो, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होता है, ग्लूकोज बनता है। बट रेस्पिरेशन रिएक्शन में क्या होता है, वो जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ मिलके टूटता है ताकि एनर्जी रिलीज करी जा सके। इन फोटोसिंथेसिस द एनर्जी विच गोज इनटू द रिएक्शन इज लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी चाहिए, बट रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जो निकलती है वो कौन सी होती है, केमिकल एनर्जी, जो एटीपीज की फॉर्म में निकलती है। इतना बेसिक समझ आया। मतलब अगर मैं बात करूं, जब तुम्हारी रेस्पिरेशन होती है, जो फूड होता है तुम्हारा दैट इज नाउन एज ग्लूकोज C6H12O6, वो टूटता है। जो कार्बन की बॉन्ड्स जो उसमें होती हैं वो टूटती हैं ताकि एक केमिकल एनर्जी को निकाला जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जा सके, ऑक्सीजन का इनटेक हो, वाटर भी रिलीज हो। बेसिक समझ आता है ना इतना। आगे चलते हैं तो सिंपल यहाँ पे देखना, स्टोमेटा क्लोज है, ओपन है, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है। और वैक्यूल तुम्हें इतना पता है, प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है, साइज कैसा होता है उसका, लार्ज। वैक्यूल एक स्टोर करने वाला ऑर्गेनल है। एक सेल की बात करूं, प्लांट सेल की बात करूं, प्लांट सेल में जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो स्टोर करता है चीज़ों को, वो लार्ज है क्योंकि प्लांट का साइज काफ़ी बड़ा है और चीज़ें स्टोर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वैक्यूल का साइज प्लांट में कैसा होता है, ज़्यादा होता है। ये वैक्यूल है, दैट इज न्यूक्लियस। ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। प्लास्टिड की एक टाइप है जो कलर कैसा देती है, ग्रीन कलर देती है। किसको, प्लांट की लीव्स को ग्रीन कलर अगर मिल रहा है, वो किसकी वजह से मिल रहा है, इसी प्लास्टिड्स की वजह से, इन क्लोरोप्लास्ट की वजह से। गार्ड सेल है एंड सेल वॉल है। देखो मैं एक चीज़ समझना, एक प्रोसेस आती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस में तुमने अगर देखा होगा, अगर बेसिक समझाऊं, एक सेकेंड, ऑस्मोसिस प्रोसेस होती क्या, तुम बोलते हो कि क्या होना कि एक लिक्विड का
हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाना। ठीक है, यही पढ़ा है तुमने। रीजंस देखे, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद आ रहा, सोगी देखी है, उसको तुम डुबोते हो पानी में, सुबह तक वो फूल जाती है, तो मतलब फूल जाती है ना, तो मतलब इस टाइम पे जो वाटर की कंसेंट्रेशन थी अगर तुम कोली में डालोगे तो ज़्यादा थी, बट इनर साइड जो कंसेंट्रेशन थी वो कम थी, तो सुबह तक वो कंसेंट्रेशन क्या होती है, मतलब इक्वल मेंटेन करने की ट्राई करता है और वो फूल जाती है। ऑस्मोसिस मतलब हायर कंसेंट्रेशन से चीज़ का लोअर कंसेंट्रेशन में जाना, स्पेशली लिक्विड्स का, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। और यही ऑस्मोसिस का प्रोसेस रात को होता है, तो वो होता क्या कि ऑस्मोसिस वो फूल जाते हैं, तुम्हारे स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो फूल जाते हैं, जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है। अब ये देखो यहाँ पे उसने क्या बोला, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को उसने डिफरेंशिएट करके बताया कि होता क्या, डिफरेंस क्या दोनों में। C6H12O6 एंड ये ऑक्सीजन, जब तुमने क्या करा C6H12O6 फूड प्लस तुमने इसके साथ ऑक्सीजन ऐड करी, तुम्हें पता है जब रेस्पिरेशन होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वाटर बाहर निकलेगा एंड प्लस ATP, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। इस प्रोसेस को तुमने क्या बोल दिया, रेस्पिरेशन। बट जब यही तुम्हें उल्टा कर दो, तुम कार्बन डाइऑक्साइड लो, वाटर लो, फिर उसके बाद क्लोरोफिल लो और सनलाइट लो, और इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो, तो क्या प्रोसेस बन जाती है, खाना बन जाता है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यहाँ तक बेसिक समझ आ रहा है, ठीक है। रेस्पिरेशन इन रूट्स, अब रूट्स के थ्रू जो प्लांट्स है वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, रूट्स के थ्रू, कुछ नहीं है, सिंपल समझना। देखो तुमने देखा होगा रूट्स, कई बार कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स बाहर होती है, वो किस लिए है, ताकि वो रेस्पिरेशन कर सके थ्रू रूट्स, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन इनटेक का जो मतलब उसको ऑक्सीजन जो इनटेक चाहिए ना प्लांट्स को, उन प्लांट्स को वो ज़्यादा चाहिए होता है, तो वो रूट्स के थ्रू भी क्या कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, द रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर अंडर द ग्राउंड, बट रूट सेल्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन टू कैरी आउट रेस्पिरेशन एंड रिलीज एनर्जी फॉर देयर ऑन यूज। रूट्स भी रेस्पिरेशन करती हैं, किस लिए करती हैं, क्योंकि उनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उनको भी ग्रो करना है, तो रूट्स भी रेस्पिरेशन प्लांट में करती हैं। द रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक अप एयर फ्रॉम द स्पेसिस बिटवीन द सॉइल, जो स्पेसिस रह जाते हैं सॉइल के बीच में स्पेसिस, वहाँ से वो ऑक्सीजन लेती हैं रूट्स। सेम प्रोसीजर रहेगा फिर आगे, वहाँ से ऑक्सीजन ली, फिर सेल्स तक पहुँची, फिर वहाँ पे फूड को डिफ्यूज़ किया, डिफ्यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया, वाटर रिलीज़ किया एंड कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी उन्होंने अपने पास रखी। तो सेम प्रोसेस रहेगी किसमें भी, रूट्स में। बट रूट्स में होगा क्या, ऑक्सीजन वो कहाँ से लेंगे, थ्रू स्मॉल पोर्स जो तुम्हारे सॉइल्स में रह गए होते हैं। तो रूट हेयर्स आर इन द कॉन्टैक्ट विद द एयर ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द सॉइल पार्टिकल डिफ्यूजेस इनटू द रूट हेयर, रूट हेयर तक वो रूट हेयर्स के थ्रू अपनी ऑक्सीजन वो लेते हैं सॉइल से, एंड वो क्या करते हैं, सेम रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में उसको यूटिलाइज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, और पूरी की पूरी डिफ्यूजन की प्रोसेस जो होती है, ऑक्सीजन इनटेक, डिफ्यूजन के टाइम पे वो क्या करेंगे सेल्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, वाटर रिलीज और एनर्जी रिलीज करेंगे। सिंपल है, हर जगह सेम है, बस तुम्हें इतना याद रखना है, लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू है, लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स में रूट हेयर्स के थ्रू, और जब मैं बात करूंगा स्टेम की, लेंटिकल्स। बस 3 चीज़ें याद रखनी है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन होगी अगर लीव्स के थ्रू, तो स्टोमेटल पोर्स कर रहे हैं, ठीक है, बट स्टेम्स में लेंटिकल्स कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे। एंड अगर मैं बात करूं रूट्स की, तो रूट हेयर्स के थ्रू वो ऑक्सीजन का इनटेक कर रहे हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये नोट समझ लो, इंपॉर्टेंट नोट समझ लो, क्या बोल रहा है, इफ अ पॉटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन द प्लांट मे अल्टीमेटली डाई। सुनना यहाँ पे ध्यान से, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पॉट में लगाए थे, अगर उसमें वाटर तुम एक्सेस में फिल कर दो तो वो ऑक्सीजन अपनी ले नहीं पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑक्सीजन जो है अपनी ले नहीं पाएगा, वाटर से कितनी ऑक्सीजन ले लेगा, बट एक टाइम आने पे वो ऑक्सीजन वहाँ से उस वाटर से ले नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं ना, पानी भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए प्लांट्स को, पानी ज़्यादा नहीं देना चाहिए प्लांट्स को, नॉर्मल ही देना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी तुम प्लांट्स को दे रहे हो या उसको बार मतलब गीला ही करके रखा हुआ, तो प्लांट कहीं ना कहीं जाके सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्पिरेशन वाली जो प्रोसेस है वो नहीं कर पाएगा।
ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, वो नहीं कर पाएगा। तो यही बोल रहा है कि अगर एक पॉटेड प्लांट जो है, जो तुमने गमले में लगा रखा है, अगर उसको तुम ओवर वाटर्ड करते हो, मतलब पानी उसमें ज़्यादा देते रहते हो, तो एक टाइम आने के बाद वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि जो वाटर जो है वो सारी की सारी सॉइल में से ऑक्सीजन ले लेगा। वाटर से वो कितनी ऑक्सीजन ले लेगा प्लांट, नहीं ले पाएगा। होगा क्या, ड्यू टू दिस ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन उसके लिए प्रेजेंस नहीं होगी, एरोबिक रेस्पिरेशन वो कर नहीं पाएगा प्लांट, और वो ट्राई करेगा एनारोबिक करने की, बट स्टिल तुम्हें पता है रूट्स जो होती है प्लांट्स की एनारोबिक रेस्पिरेशन कर नहीं पाती, बट जब वो करने की ट्राई करती हैं तो एक अल्कोहल प्रोड्यूस करती हैं, और वही अल्कोहल कहीं ना कहीं जाके उस प्लांट को पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसी एक चीज़ याद रखना, कभी भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, पानी देना है प्लांट्स को तो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, ओवर वाटर मत करो। अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स सुना यहाँ पे, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हैपन थ्रू आउट द डे एंड नाइट। एक कंसेप्ट और बोल रहा है, इसको भी नोट में लिख लो कि रेस्पिरेशन की बात अगर मैं करूँ प्लांट्स में तो दिन और रात दोनों में होती है, बट मैंने तुम्हें पहले बताया कि दिन के टाइम पे जो रेस्पिरेशन है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि उस टाइम पे वो खाना बना रहा है अपना और ऑक्सीजन भी रिलीज़ कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो करता है, ऑक्सीजन भी कर रहा है। बट रात के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि उनको रात पे खाना नहीं बनाना, क्योंकि सनलाइट है नहीं उनके पास, तो खाना बनाएंगे कहाँ से। तो उस टाइम पे वो प्रोसेस कौन सी होती है उनकी, रेस्पिरेशन क्या करेंगे, सेम ऑक्सीजन का इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड का आउटेक रिलीज करेंगे। तो यही बोल रहा है कि नेग्लिजिबल होती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हेंस वन शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट। क्यों नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए रात को, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उस टाइम पे वो छोड़ रहा है, क्योंकि वो प्रोसेस कौन सी कर रहा है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन स्टेम्स की बात करूं तो तुम्हें सिंपल इतना याद रखना है कि एयर स्टेम के केसेस में डिफ्यूज होगी, देखो स्टोमेटा के थ्रू तो होती ही है, बट लेंटिकल्स के थ्रू भी क्या होगी, एयर जो होती है वो डिफ्यूज होती है। मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन का इनटेक होगा। स्टोमेटा के स्टोमेटल पोर्स तो समझ आते हैं लीव्स में, बट इन लेंटिकल्स स्मॉल पोर्स इन स्टेम्स, ठीक है। इतना याद रखना, स्टेम्स में अगर ऑक्सीजन का कहीं से इनटेक हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम लेंटिकल्स, और यही लेंटिकल्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो ऑक्सीजन का इनटेक, और फिर जो डिफ्यूजन हो रही है सेम प्रोसीजर रहेगा यहाँ भी। तो इतना याद रखना। तो क्या बोल रहा है, द एयर इन केस ऑफ स्टेम डिफ्यूजेस इनटू द स्टोमेटा एंड मूव्स थ्रू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल टू रेस्पायर। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इज ऑल्सो रिफ्यूज टू द स्टोमेटा। लेंटिकल्स और ऑल्सो लेंटिकल्स भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहते हैं किस चीज़ के लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। किसमें, अगर जो तुम्हारे रहते हैं वुडी प्लांट्स या हायर प्लांट्स जो हायर एल्टीट्यूड्स में लगते हैं, तो उनमें लीव्स कई बार अगर स्नो से कवर हो भी जाए या कुछ भी हो जाए, तो जो तुम्हारे स्टेम्स रहते हैं उनके थ्रू भी वो क्या कर सकते हैं, ये वाली प्रोसेस कर सकते हैं। दीज आर नाउन एज लेंटिकल्स। ये कुछ छोटे छोटे स्मॉलर पोर्स जो रहते हैं तुम्हारे स्टेम्स के अंदर, इनके थ्रू वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक एंड डिफ्यूजन वाली प्रोसेस जितनी भी रहती है वो करते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे होता है तुम्हारा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स खत्म, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स खत्म, रेस्पिरेशन पूरा खत्म, एरोबिक एनारोबिक। उसके बाद और क्या करा तुमने, इंटरनल एक्सटर्नल डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन प्लांट्स थ्रू लीव्स स्टेम्स एंड रूट्स। अब करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज, मैं चाहता हूँ आंसर इसका तुम करो। पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर दो। Where does the energy required to carry life processes come from? कहता कि जो एनर्जी तुम्हारे जितने भी तुम्हारी लाइफ प्रोसेसेस हैं, जितने भी तुम्हारी बॉडी फंक्शंस परफॉर्म करती है, तो जो एनर्जी उसके लिए आती है बॉडी फंक्शंस करने के लिए, वो एनर्जी कहाँ से आती है, घर से आती है, अर्थ से आती है, गैलेक्सी से आती है, खाने से आती है। खाना कहाँ से आता है, खाना घर से आता है, बट जो एनर्जी तुम्हारे अंदर आ रही है वो खाना खाने से आ रही है, ना कि घर खाने से आ रही है, ठीक है। तो खाना खाने से एनर्जी आती है। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स हमें समझ आते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, जो कि प्रेजेंट किसमें, हमारे फूड में प्रेजेंट है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू कैरी आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, फूड से आ रही है। इसका आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन सिंथेसाइज देयर फूड। अगर तुमने पढ़ा होगा ना तो समझ आओगे, ऐसे कौन से इनमें से हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं।
येलो, ग्रीन, एनिमल्स या माइकोप्लाज्मा। तो बात करूं सबसे पहले एनिमल्स की, तो एनिमल्स अपना खाना नहीं बनाते। माइकोप्लाज्मा की बात करूं, इट इज़ अ स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है। तो यहाँ पे कुछ सेंस नहीं आती खाना बना रहे नहीं बना रहे। फिर आते हैं येलो प्लांट्स और ग्रीन। येलो प्लांट्स मर रहे होते हैं। येलो तो प्लांट तब होता है जब उसको एक्सेस, यहाँ तो बड़ा एक्सेस वाटर दे दिया तुमने एक्सेस, यहाँ तो उसको पानी मिल नहीं रहा या प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही, तो येलो होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बट ग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होंगे जो अपना क्या करेंगे, खाना खुद बना रहे होंगे। तो ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का नाम लिया उसने साइनोबैक्टीरिया, जो अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सिंपल, वो लाइट एनर्जी लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, देन स्टोर करते हैं इसी एनर्जी को एज कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। अगर मैं तुमसे पूछूं कार्बोहाइड्रेट का स्मॉलर यूनिट कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो तो क्या बनते हैं, शुगर, है ना, शुगर, जिसको तुम बोलते हो पॉलीसैचराइड। फैट टूटता है तो बनते हैं फैटी एसिड्स, और प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड्स। व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फंजाई, ये जो फंजाई जो रहते हैं तुम्हारे, ये किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स है, कार्निवोरस नहीं, ओमनिवोरस नहीं, हर्बीवोरस नहीं, सेप्रोफाइट्स। ये हमेशा ऐसे मैटर पे रिलाई करते हैं जो डेड डिकेइंग हो। यीस्ट देखा है तुमने, तुम्हारा ब्रेड छोड़ दूंगा यहीं पे तो उस पर वाइट कलर का यीस्ट लगना शुरू हो जाता है या फंजाई लगनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो डिग्रेड हो जाता है। तो डेड डिकेइंग मटेरियल पे, डेड डिकेइंग मैटर पे जो चीज़ें क्या करती हैं, जो जितने भी ऑर्गेनिज्म रिलाई करते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स। फंजाई आर जनरली सेप्रोफाइट्स विच आर डिपेंडेंट ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। एनिमल्स आर हिटोट्रोपिक और प्लांट्स ऑटोट्रोपिक। सॉरी, एनिमल्स की बात करूं तो एनिमल्स हिटोट्रोपिक हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो, इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, दोनों पे डिपेंड करते हैं। वो प्लांट बेस्ड चीज़ें भी खा लेते हैं, एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं। एनिमल्स हिटोट्रोपिक है। इन ग्रीन प्लांट्स ऑल द सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ट्रू और फॉल्स? कहता अगर मैं ग्रीन प्लांट्स की बात करूं तो जितने भी सेल्स रहेंगे, जितने भी टिश्यूज रहेंगे या जितने भी ऑर्गन्स रहेंगे, वो सारे के सारे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सारे थोड़ी करते हैं, रूट्स कब से फोटोसिंथेसिस करने लगी, बट वाटर का चलो इनटेक कर लेंगी रूट्स, ऑक्सीजन का कर लेंगी, बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिर्फ एक ही पार्ट में होती है, लीव्स में, ऑर्गेनेल उसमें क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो एक स्पेसिफिक चीज़ है। हर जगह तुम्हारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म नहीं होती। ऑप्शन क्या है तुम्हारा, फॉल्स है। इन ग्रीन प्लांट्स नॉट ऑल सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस, ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट वही क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। और ये वाले सेल्स होते कहाँ पे, लीव्स में। बात खत्म। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय सेलुलर रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, पानी का ब्रेकडाउन होना क्या सेलुलर रेस्पिरेशन है? ब्रेकडाउन ऑफ एयर टू कंज्यूम एनर्जी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल टू रिलीज एनर्जी, या ब्रेकडाउन ऑफ सॉइल टू रिलीज एनर्जी? सॉइल तो करोगे ही नहीं, ना ही ये करोगे, बचे तुम्हारे पास दो ऑप्शन। मेरे को एक चीज़ सुन लो, पहले सुन लो ध्यान से। मैं बोल रहा हूँ सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एक जो सेल है, सेल के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जाएगी, है ना। ऑक्सीजन तो गई सेल के अंदर, उसको जाने का मेन मोटिव क्या है कि सेलुलर रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन क्या है, कर दी ना, ऑक्सीडेशन करना फूड की, ताकि एनर्जी रिलीज करी जा सके। तो मेरे को बताओ सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल जो प्रेजेंट होंगे उनको क्या करना, ब्रेकडाउन करना, ताकि एनर्जी क्या हो सके, रिलीज हो सके। हवा ब्रेक डाउन करके तुम कैसे एनर्जी रिलीज कर सकते हो, मेरे को पहले ये बताओ हितेश। एयर को कैसे ब्रेक डाउन करोगे? खाने को तुम ऑक्सीडाइज कर दोगे ताकि एनर्जी रिलीज करी जा सके। हवा को कैसे तुम वो करोगे, हवा को कैसे तोड़ोगे? अब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, O2, चलो O भी कर देते हैं, क्या कर लोगे, तोड़ के क्या करोगे, एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से एनर्जी आती है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल टू रिलीज
एनर्जी, वो फिर बाद में तुम यूज़ करो ना करो तुम्हारे पे है, बट एनर्जी रिलीज करना किसका काम है? सेलुलर रेस्पिरेशन, और किसके थ्रू होगी? फूड के ब्रेकडाउन से। और जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको ट्रैप करते हैं, एंड द ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड ट्राई फॉस्फेट, जो एक स्मॉलर यूनिट है, एनर्जी करेंसी है किसकी? सेल की। ठीक है, पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, उसका भी एक स्मॉलर यूनिट है एटीपी, दैट इज नोन एज एंडिनो ट्राइफॉस्फेट, और एनर्जी करेंसी से कहा जाता है। क्या क्या क्या? एडिनो है, मैंने क्या बोला? मैंने भी कहा है, एई में फर्क होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स? तो ये तो तुम्हें मैंने पहले, अगर जिनको नहीं पता ना वो थोड़ा सा सुन लो। एक सेल थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जो एक पुराने टाइप के सेल है। प्रोकैरियोटिक, पी से दिख रहा है, पी से मतलब प्रिमिटिव, पी से समझ लो पुराना। देखो एक बात सुनो, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, एनिमल सेल की बात करूं, तुम्हें एक बेसिक डिफरेंस समझ आता है। प्लांट के अंदर जो प्रेजेंट होगा सेल वो प्लांट सेल है, जो एनिमल के अंदर होगा वो एनिमल सेल है। बट जब मैं बात करता हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की, तो ये सेल्स समझ लो, कुछ सेल्स जो थे जो बहुत पुराने थे, प्रिमिटिव थे, प्रोकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल मतलब न्यू सेल। ठीक है, ये जो पुराने सेल होते थे ना, इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, ये वेल डिफाइंड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसके बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट नहीं थी, और ये कहीं भी घूम रहा था। मतलब ये इतने वेल डिफाइंड सेल नहीं होते थे। कौन से वाले? प्रोकैरियोटिक। बट यूकैरियोटिक सेल जो होते थे ये वेल डिफाइंड होते थे। मतलब अगर समझ लो तुम, अगर तुम प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते तो तुम आड़े टेढ़े होते। ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल जो हैं ये क्या है? न्यू टाइप ऑफ सेल हैं, जिसके अंदर तुम्हारा जो न्यूक्लियस है ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू एक प्रेजेंट है, फिक्स्ड है। डीएनए, आरएनए जो भी मटेरियल है वो यहीं पे फिक्स्ड है। बट प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं था, कहीं भी फ्लूइड घूम रहा था। तो तुम्हारा डीएनए आरएनए कहाँ होता? कहीं भी होता सेल में। तो पता नहीं तुम कैसे होते, मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यूकैरियोट्स? तो यूकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो सेल में एनर्जी कहाँ रिलीज होगी? सबसे पहले तो ये बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसी के अंदर होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, वहीं से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। तो एक ही आंसर था यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस विद इन द, एक सेकेंड, फोटोसिंथेसिस एनर्जी रिलीज की बात नहीं कर रहा, वो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है। तुमने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया। फोटोसिंथेसिस खाना बनाने वाली प्रोसेस, ना कि एनर्जी रिलीज करना। एनर्जी रिलीज करेगा तो वो करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, बट वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे करेगा? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, लीव्स में। तो क्लोरोप्लास्ट, यूकैरियोट्स, वेयर द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एनर्जी कहाँ पे होगी? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म समझ आता है? साइटोप्लाज्म समझ आता है? सेल है, न्यूक्लियस है, इसमें एक फ्लूइड है जिसके अंदर सारे के सारे ऑर्गेनेल्स ना तैर रहे होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए? एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए। और ये ऑर्गेनेल्स, सॉरी, ये जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा इसको यहाँ पे जिंदा रखने के लिए। तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज करेंगे, बट फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो क्लोरोप्लास्ट में होगी, दैट इज इन प्लास्टिड्स। प्लास्टिड याद है? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर है, और क्रोमोप्लास्ट ग्रीन छोड़ के सारे कलर देते हैं। मत याद रखो, यहाँ पे आओ। द ब्रेकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स लीड टू द रिलीज ऑफ एनर्जी? अब पढ़ा, अभी पढ़ा था कि किस किस की बॉन्ड बनी होती है? कार्बन्स की जब बॉन्ड बनी होती है, अगर वो टूटे तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो क्या बोल रहा है? द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बन बॉन्ड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू आउट द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीड्स टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। और इसी प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन। मैं सारे आंसर मैं क्यों दे रहा हूँ? आंसर तुम दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी? अब आंसर दो। शुक्र है। देखो यहाँ पे
क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ऑक्सीडाइज नहीं होता एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स तीनों जो हैं कंपाउंड जो हैं वो ऑक्सीडाइज होंगे ताकि एनर्जी को रिलीज करा जा सके, बट डीएनए जो है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। ये एक जेनेटिक मटेरियल है, माँ बाप तुम्हारी तरह हैं या तुम अपने माँ बाप की तरह हो, ये इसी का काम है डीएनए का। तो एनर्जी ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ये तुम्हें रिजेंबलेंस देगा अपने पेरेंट्स की तरह, बट एनर्जी प्रोवाइड करना, एनर्जी को रिलीज करवाना ऑक्सीडेशन प्रोसेस करके, वो इन तीनों का काम है, ना कि इसका। तो उसने नॉट ही पूछे। तो न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए एंड आरएनए आर नेवर ऑक्सीडाइज्ड। अगर ये ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गए ना तो तुम सोच भी नहीं सकते तुम कैसे पैदा होंगे, शायद तुम पैदा भी ना हो। क्योंकि अगर बात सुनो, अगर ब्लड सेल ऑक्सीडाइज हो जाए खराब हो जाता है, वैसे डीएनए आरएनए भी ऑक्सीडाइज अगर हो जाते हैं तो खत्म हो जाओगे तुम। तो बिकॉज दीज आर इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ द सेल एंड दे आर यूज टू कैरी आउट और एक्सप्रेस डिफरेंट जीन्स इन ह्यूमन बींग्स। जीन्स को ट्रांसफर करना सारा काम किसका है, इन्हीं डीएनए और आरएनए का। चलो ये ट्रू फॉल्स तुम बताओ। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी इज रिलीज इनटू अ सिंगल स्टेप। कहता है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होती है सेल के अंदर, क्या जो पूरी की पूरी एनर्जी है वो क्या एक सिंगल स्टेप में रिलीज हो जाती है? नहीं, फॉल्स। तो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन सेल द एनर्जी कंटेन्ड इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज इन अ सिंगल स्टेप। एक स्टेप में होता है तुम्हारी एनर्जी एक टाइम पे होगी फिर फुस, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, different, because then all the energy would be lost in a single step and the cell would not be able to store the synthesized energy for the future use। अब सुबह से लेके अब तक पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरे सेल्स एनर्जी स्टोर करते हैं। एकदम से कर देते तो बस एक बार ही चिल्लाता, गुड मॉर्निंग करता, टीचर तुम्हारा यहाँ गिरा हुआ आगे, तो ऐसा होता। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस डू प्लांट रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो प्लांट डू नॉट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर वेपर नहीं चाहिए उनको रेस्पिरेशन के लिए। उनको ह्यूमन बींग्स की तरह क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन ही रिक्वायर्ड है। बट फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ताकि एक लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो रिलीज कर सके। बाय द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्लांट एक्सचेंज गैसेस? स्टेम से करता है बट लेंटिकल से करता है। तो स्टेम से नहीं करता, रूट हेयर से करता है, बाग से नहीं करता, स्टोमेटा से करता है। तो याद रखना, प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स डजंट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। नहीं है उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इसलिए उनको स्टोमेटा थ्रू लीव्स, लेंटिकल्स, स्टेम, रूट हेयर्स, रूट्स, इनसे ही उनको क्या करनी पड़ती है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस करनी पड़ती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उनको यहाँ से करना पड़ता है। कितने हैं? वाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? क्या बोल रहे हैं? कहता है कि क्यों प्लांट्स जो हैं बिना किसी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के भी जिंदा रह लेते हैं या रह सकते हैं, अपनी लाइफ प्रोसेस कर लेते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या अगर उनको ऑर्गन लगा दिए जाएं तो उनके लिए एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा, इसलिए वो नहीं करते? ऐसा कुछ नहीं है। उनको मज़ा नहीं आता ऑर्गन के साथ रेस्पिरेशन करने, ऐसा भी नहीं है। वो कहते हैं कि ऑक्सीजन इज़ ईजीली अवेलेबल, तो हर जगह ऑक्सीजन तो है ही है, ऐसा भी नहीं है। इसलिए करते हैं क्योंकि उनका जो प्लांट के जो पार्ट रहते हैं वो अपना अपना ध्यान अपनी नीड्स के हिसाब से खुद रख लेते हैं। रूट्स अपने कर रहे हैं, लीव्स अपना कर रहे हैं, स्टेम अपना कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। तो देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो क्या बोल रहे हैं? ईच प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ऑन गैसेस एक्सचेंजेस नीड। तो एक ही यहाँ पे था ऑप्शन नंबर 3 जो तुमने पढ़ा। और क्या है कि प्लांट डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज। इनको इतनी ज़्यादा गैस एक्सचेंज की डिमांड होती भी नहीं है, नॉर्मल रहता है। और द डिस्टेंस दैट गैसेज मस्ट डिफ्यूज इज़ नॉट लार्ज। और जो गैसेज डिफ्यूज़ होती हैं वो भी डिस्टेंस ज़्यादा लार्ज नहीं होता। तो हमें डिफ्यूज़ करनी है ना, तो पहले लो सांस लो, फिर प्रोसेस पूरा का पूरा इंटरनल रेस्पिरेशन में कंप्लीट होता है। व्हाट आर लेंटिकल्स? देयर आर पोर्स दैट आर ऑन स्टेम्स आर नाउन एज लेंटिकल्स।
तो क्या बोल रहा है, इन स्टेम्स द लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर्स इनसाइड एंड बीनीथ द बार्क। बार्क के नीचे देखोगे तुम, अगर बार्क जो बार्क बनता है ना, वो परमानेंट सेल से मिलके बनता है, परमानेंट सेल से मिलके बनता है। और इस सेल का नाम होता है, एक टिश्यू नाम होता है, उस टिश्यू का नाम होता है स्केरलेंजाइमा। अब जिन्होंने पहले वाली क्लासेस मिस करी है ना, ये बहुत बेस था, बहुत बेसिक मैंने पहले क्लासेस ली थी। ट्राई करना, एक काम दे रहा हूँ, ट्राई करना कि पहले वाली वीडियोस तुम एक बार देखो, ट्राई करना पहली वाली वीडियोस एक बार देखो। आज की क्लास के बाद अगर घर जाओगे ना, तो ट्राई करना जो पहले वीडियोस हम कर चुके हैं ना, घर तो जाना ही है, घर जाके बाद देखना है, घर जाके पढ़ना है, वो बोल रहा हूँ। तो दे ऑल्सो हैव ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स और द सेल इन द इंटीरियर आर डेड एंड नॉट ओन सॉरी एंड ओनली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। सेल तुम्हें पता है, बार्क में बोला मैंने, बार्क में डेड सेल्स रहते हैं, ठीक है, डेड सेल से मिलके बार्क बना। एक चीज़, टिश्यू कौन सा है, स्केरलेंजाइमा। पढ़ोगे ना वहाँ जाके समझ आएगा। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेंटिकल्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं और इनका कोई भी काम नहीं है। इतना ही है आज की क्लास के लिए, इतना ही रख रहे हैं। और कल की क्लास में मैं तुम्हारा करवाने वाला हूँ तुम्हें सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, इतना रख रहा हूँ।